लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन पुरोधाओं को आमंत्रित करते हैं जो अ, अपने लेखनी के दम पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं, अपने देश, प्रदेश और अपने जनपद का नाम आगे रोशन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच हैं डॉक्टर डीएम मिश्र, सुल्तानपुर के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, गजलकार हैं और हिंदी के क्षेत्र में गजलें लिखने का जो एक नया आयाम शुरू किया आपने, वो बड़ी कमाल की थी। कई बार ई रेडियो स्टूडियो से बातचीत की है आपने, ई रेडियो इंडिया पर। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेडियो इंडिया पर मुझे कई बार मौका मिला है, इसके लिए ये रेडियो इंडिया और आप संपादक त्रिनाथ मिश्र जी का और पूरी टीम का आपके मैं धन्यवाद देता हूं। और जी सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि अपना जो जी जी आप मेरा पहला सवाल ये होगा कि सुल्तानपुर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो परिवेश है अपना, वो साहित्य के क्षेत्र को लेकर के और जो नए लोग जो युवा इससे जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? सुल्तानपुर का जो साहित्यिक परिवेश है, सुल्तानपुर को साहित्य के लिए बड़ी उर्वर भूमि माना जाता है। जी। सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद है जहां पर श्रीलाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित कुल 8-9 लोग हैं, उसमें से 2 सुल्तानपुर के। जी जी। संजीव जो करौंदी कला के पास के हैं, साहबुद्दीनपुर के। जी जी। आप उनको जानते होंगे। बिल्कुल। साहब संजीव जी और शिवमूर्ति जी, ऐसे 2 बड़े कथाकार आज हैं जो हिंदी साहित्य में सबसे ऊंचा एक स्थान रखते हैं, उस सुल्तानपुर के। जी। कविता के क्षेत्र में कादीपुर से त्रिलोचन और मान बहादुर सिंह ने जो स्थान कविता में प्राप्त किया है, दुर्लभ लोगों को प्राप्त है। त्रिलोचन का वो स्थान कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। त्रिलोचन, नागार्जुन जैसे रचनाकारों के समकक्ष हैं, उनसे अच्छी रचनाएं कुछ लोग तो उन पर काम हो रहा है। तो सुल्तानपुर को इतना बड़ा सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। शायरी के क्षेत्र में सुल्तानपुर से मजनू सुल्तानपुरी, अजमत सुल्तानपुरी, जैसे शायर भी यहीं से हुए। इन्हीं लोगों के पढ़ करके, इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ नया बेहतर करूं। तो गजल के क्षेत्र में, समकालीन गजल के क्षेत्र में, रवायती नहीं, समकालीन गजल के क्षेत्र में लोगों की दुख दर्द पीड़ा, सियासत, इन सब पर बातों पर चर्चा होती है। उन गजलों को मैंने कहा है। जी। 2 शेर सुने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूज 18 इंडिया ने कई बार पढ़ा है। वो जो क्या कहते हैं, वहां के एंकर हैं, हाँ, किशोर अजवानी, कई बार पढ़े कि दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। क्या बात है। दाना डाल रहा चिड़ियों को जी मगर शिकारी है। दाना तो हम भी ये चिड़ियों को रखते हैं कि उनको भी दाना मिले, पानी मिले, लेकिन ये शिकारी है। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है, कटिया में जब हाय फंसी। क्या बात है, वाह। तो मछली को तब समझ में आया कि इस तरह की मेरी रचनाएं हैं। अच्छा, एक मैं और ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस परिवेश में आप हैं, जिस क्षेत्र में हैं आप, वहां से आपने शुरुआत की, आपको जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पहले से कम हुए हैं, या वो दुश्वारियां पहले से बड़ी हैं जिन दुश्वारियों को पार करके आप इतने अच्छे फील्ड में आए हैं? देखिए, सबसे बड़ा ये होता है, आज की जो भौतिकवादी दुनिया है, बाजारवाद है, हर आदमी उसमें पैसे की तरफ देखता है।
आप समझ रहे होंगे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं, सब चला चैनल चला, रोज दुनिया आप देखते हैं, हर आदमी का ध्यान पैसे की तरफ है। बिल्कुल सही। तो पैसे की तरफ है, और साहित्य में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जो अच्छा साहित्य जो लिख रहे हैं, जिनके पास में विचारधारा है और जो जिनकी पक्षधर रचनाएं हैं, जन पक्षधर रचनाएं हैं, उनसे तो सरकार भी भागती है, तो उनको तो कोई सम्मान भी नहीं मिलता, पुरस्कार भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो उनको तो सम्मान, मैंने लिखा कि गीत गजल गाना दरबारी सबके बस की बात नहीं, गीत गजल गाना दरबारी सबके बस की बात नहीं, पुरस्कार पाना सरकारी सबके बस की बात नहीं। बिल्कुल पुरस्कार पाना सरकारी सबके बस की बात नहीं। क्यों? दिन को रात बताना पड़ता, दिन को रात बताना पड़ता, रात को कहना पड़ता है दिन। बोझ उठाना इतना भारी सबके बस की बात नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दिन को रात बताना पड़ता, रात को कहना पड़ता है दिन। बोझ उठाना इतना भारी सबके बस की बात नहीं, पुरस्कार पाना सबके बस की बात। भाई अगर सरकार के खिलाफ आप पत्रकार हैं, अगर सरकार के खिलाफ देख रहे हैं, जिसकी जैसे गोदी चैनल बना, गोदी मीडिया बना हुआ, बन गया ना, लोगों ने गोदी मीडिया कह दिया। उसी तरह से आपकी एक रचना मुझे याद आ रही, जो पहले आपने कभी सुनाई थी, वो जो विधायक जी को लेकर के है, वो अगर आप सुना दे बड़ी अच्छी रहेगी। वो गांव का उत्थान, मुखिया का दावा। हाँ, बिल्कुल। गांवों का, अब देखिए बैंक में चूंकि हम नौकरी भी करते रहे, तो हमने देखा कि किस तरह से लूट होती है, किस तरह से लूट होती है। माने काम पर मजदूर लगाए जाते हैं मनरेगा में, और प्रधान उनको पैसे नहीं देता है। जी बिल्कुल, प्रधान उनको पैसे नहीं देता है। माने अगर 1000 पे दस्तखत कराएगा तो 200 दे देगा, 800 रख लेगा। इससे इसको देखकर मैंने ये गजल कही, बड़ी पॉपुलर गजल हुई, बहुत पॉपुलर गजल, कि गांवों का उत्थान देख कर आया। आपने शायद एक बार इसका प्रसारण भी किया कि गांवों का उत्थान देख कर आया हूं, गांवों का उत्थान देख कर आया हूं, क्या मुखिया का दालान देख कर आया। यही उत्थान हुआ है, खाली मुखिया का दालान। गांवों का उत्थान, इसका तंज देखिए, गांवों का उत्थान देख कर आया हूं, मुखिया का दालान देख कर आया हूं, मनरेगा की कहां मजूरी चली गई, मनरेगा की कहां मजूरी चली गई, मुखिया को हैरान देख कर आया। क्या मनरेगा की कहां मजूरी, बेचारा सोच रहा, मनरेगा की कहां मजूरी चली गई, मुखिया को हैरान देख कर आया हूं, कल तक टूटी छान न पक्का है। मिश्र जी, कल तक टूट, देखिए माने जो भ्रष्टाचार को देखिए, इस गजल में भ्रष्टाचार देखिए, गांव का, गांव स्तर पर जो भ्रष्टाचार, बिल्कुल, कल तक टूटी छान न थी, अब पक्का है। नया प्रधान देख कर आया हूं। आप गांव से जुड़े होंगे, देखते होंगे, माने महिलाओं का आरक्षण होता है, लेकिन वहां क्या हाल है, एक शेर में देखें कि लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान मगर, लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान मगर, पति प्रधान देख कर आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात। आप जाकर, तो आप कौन है, मैं पति प्रधान हूं, सारा काम वही करता है, उसकी दस्तखत भी फर्जी बनाता है। और बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, अभी तो केवल लान देख कर आया हूं। अभी तो बाहरी वातावरण देखा है मैंने। गांव का उत्थान देख कर आया हूं। ये बड़ी पॉपुलर रचना रही आपकी, बड़ी बहुत तारीफ करते थे जब हमने पोस्ट किया था ये, और कई बार मैंने अखबारों में जब मैं काम करता था तो इसको मैंने पब्लिश भी किया था, तो बहुत लोग इसको पसंद करते थे, बड़ी अच्छी मानी जा रही थी ये कविता, और बिल्कुल सामयिक विषय पर है, सामयिक विषयों के ऊपर जैसे टोंट मारती हुई कविता है। आदम गोंडवी को आपको याद आता होगा, जी, जहां उन्होंने कहा जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगले कतार में। उन्होंने इस बात को बात सुनकर कहा, यहाँ पर जो लोग ना जो लोग डबल चेहरे लेके घूमते हैं आजकल सोशल में, तो इन लोगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, कब आपके साथ हैं और कब आपके पीछे हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और कब ये लोगों का उत्थान चाहने लगते हैं, कब अपना उत्थान कर लेते हैं, ये भी पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक सवाल और है साहित्य जगत से जुड़ा हुआ, कि जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं,
जो युवा हैं, जो अभी नन्हे अंकुरित पौधे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सावधानी रखनी होगी उन्हें? क्या कुछ उन्हें करना होगा? देखिए, बहुत पहले ये जो मुक्तिबोध ने कहा था कि पहले आपको तय करना पड़ेगा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आज का युवा वर्ग जैसे कुमार विश्वास जैसे कवि जब आ जाएंगे मंच की तरफ, पैसा कमाने की तरफ, जो 10 लाख रुपए कवि सम्मेलन का लेंगे, 50 लाख एक प्रवचन का लेंगे, तो वो हमारा क्या मानक बनेंगे क्या? जब ये मानक बन जाएंगे तो निराला मानक कैसे बन पाएंगे? मुक्तिबोध कैसे मानक बनेंगे? कैसे मानक बनेंगे? अदम कैसे मानक बनेंगे? क्योंकि इन लोगों ने जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं। इन्होंने तो साहित्य का सृजन किया, साहित्य समाज के भले के लिए, राजनीति के भले के लिए, देश के भले के लिए। उन लोगों ने अपने भले के लिए किया, कर रहे हैं। आज का युवा इन लोगों को देखकर भ्रमित हो रहा है। जी। मैं आज युवा को, हमारे सुल्तानपुर में भी नए नए जो लड़के हैं वो अच्छा लिख रहे हैं, उनको संभालना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसी तरह से लिख रहे हैं जिससे वो कवि सम्मेलनों में खूब गा सके। जी जी, उनकी मांग हो और वो बुलाए जा सके। कविता कवि सम्मेलन की ओर अगर मुड़ जाएगी, मंच की ओर मुड़ जाएगी, तो दोयम दर्जे की कविता होगी, वो अव्वल नंबर की कविता नहीं होगी। लेकिन सर इसमें एक और सवाल, बाजार कविता होगी। इसमें सर एक और सवाल आता है कि मान लीजिए जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि कवि कुमार विश्वास जी और बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छी खासी रकम लेते हैं कविता पाठ करने के बदले, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा हम लोग कह रहे थे कि भाई पैसा नहीं है कविताओं में, तो क्या ये लोग फिर कैसे पैसा कमा रहे हैं? ये देखिए, कविता में एक आम आदमी मनोरंजन करना चाहता है। कविता मनोरंजन का साधन नहीं है। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार को, इतने जिम्मेदार पत्रकार को ये पता होना है कि पत्रकारिता हो या साहित्य हो, ये दोनों उतने ही पैसे इसमें होने चाहिए जितने से आपकी जीविका चलनी चाहिए। ये धंधा नहीं है, इसको धंधा नहीं कहते हैं। कुमार विश्वास का बंगला देखिए, तो ये धंधा आपने इसको देखिए। कुमार विश्वास की बात आ गई तो मैं उसको ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आजकल वो प्रवचन करते हैं और वही रामायण तो सुनाते हैं, वही रामायण तो सुनाते हैं जी। लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। 60 लाख रुपए एक प्रवचन का डिमांड करते हैं। लाखों की भीड़ का मतलब है वही सीट, वही राम भरत का मिलन, वही राम भरत का मिलन जो आप जानते हैं, जिसको आप सैकड़ों बार पढ़ा है। तो ये इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति रामायण को लेकर के इस तरह के आयोजन कर रहा है, उसमें आपत्ति साहित्य के जगत के लोगों को क्यों होनी चाहिए? आपत्ति उसमें ये नहीं है। आपत्ति मैंने कहा कि साहित्य जब जिम्मेदारी से लिखा जाएगा, उसमें बाजार जब भी आ जाएगा तो आदमी पटरी से उतर जाता है, सारा ध्यान उसका पैसे की ओर चला जाता है। फिर वो नहीं लिखता जो उसको लिखना चाहिए, इससे समाज का हित हो। हम ये कह रहे हैं, समाज का हित और अपना हित, साहित्य को दो हिस्सों में करना पड़ेगा। जो उच्च कोटि का साहित्य, जैसे मैंने अभी संजीव का नाम लिया था, 11 लाख का पुरस्कार होता है श्री वाला, संजीव को मिला, लेकिन संजीव को कितने लोग जानते हैं? संजीव के ऊपर 100 लोग, सुनिए मिश्र जी, संजीव पर सबसे ज्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं। संजीव पर सबसे ज्यादा पीएचडी हैं। कितने लोग जानते हैं? कुमार विश्वास को लोग जितना जानते हैं उनको जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन कोई कुमार विश्वास पे पीएचडी नहीं करेगा, उनके प्रवचन पे नहीं करेगा, उनके मुशायरे पर नहीं करेगा। पीएचडी हो चुके हैं। ये जिम्मेदारी से भरा हुआ लेखन, मेरा लेखन जो है जिम्मेदारी से भरा। मैं सुल्तानपुर के लेखकों से अनुरोध करता हूं कि भैया मंच के साथ साथ वो लिखो जो जिम्मेदारी को, जैसे अदम मंच पर जाते थे, दुष्यंत भी मंच पर जाते थे, मैं भी मंच पर जाता था, लेकिन अदम ने कभी समझौता नहीं किया। अदम ने मेरे संचालन में इसको पढ़ा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, दावा किताबी है। तुम्हारी मिल चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जिम्मेदारी का लेखन है। हाँ, जिम्मेदारी भरा लेखन है। देखिए अब आप जो चला रहे हैं, आप जो चलाएंगे जनता वही तो देखेगी।
फिर खुशी में उसको अपना आनंद ढूंढेंगे। आदमी आनंद की तरफ ज्यादा झुकता है, आदमी की प्रकृति है, लेकिन आदमी को आनंद की ओर नहीं ले जाना, जिम्मेदारी की ओर ले जाना है। उससे ऐसा काम जिससे अच्छा समाज बने, अच्छा समाज बने, अच्छा देश बने, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे लोग जो हैं उनकी उनका जो जीवन है वो बेहतर हो, ये बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम इसका इसी जेब से पैसा कैसे निकाल लें। कुछ लोग इस तरह इसलिए लिख रहे हैं, जी, मान सम्मान और पैसे के लिए भी आप लिखेंगे तो आपकी जिम्मेदारियों में कमी आ जाएगी। मेरा यही मतलब, मैं नए लड़कों को, अपने जनपद के लोगों को, बच्चों को, आज ही एक कार्यक्रम से आया तो वहां भी मैंने लोगों को यही सिखाया, बताया कि आपको अपना तय करना पड़ेगा रास्ता, आपको जिम्मेदारी से लेखन करना पड़ेगा। आपका लेखन अनुशासनात्मक और मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, मनोरंजन के लिए बहुत साधन है, साहित्य मनोरंजन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये लाइव वीडियो देख रहे होंगे उन्हें जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप जैसे लोग अगर इस मंच पर आकर इस तरह से लगातार दिशा निर्देशन देंगे, लोगों को बताएंगे कुछ, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि हम कुछ परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएं। 1%, 2%, 3%, बहुत ज्यादा उम्मीद हमें भी इसलिए नहीं रहती, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग मनोरंजन ढूंढते हैं और हम लोग जो इस तरह की सोच लोगों के सामने रखते हैं उसमें ज्यादा मनोरंजन नहीं हो पाता है, तो लोग इससे जुड़ते बहुत कम है। तो लेकिन जो लोग जुड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि 1, 2, 3%, 4% कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। और बात समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पंक्तियां आप कहें जो समाज में जो एक नया संचरण लाए, कुछ नया बताए। 4 पंक्तियों के साथ कभी हम भी मंच पर जाते थे, 4 पंक्तियां सुने कि जिनके जज्बे में जान होती है, जिनके जज्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, जिनके जज्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। अब जो जमाने के काम आती है, जो जमाने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है, जो जमाने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है, जो जमाने के काम आती है। बहुत बहुत शख्सियत वो महान आपने हमें समय दिया। जो जमाने के काम आती है, जिनके जज्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, जो जमाने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि जो नए लोग हमसे जुड़े होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, अपने साहित्यिक लोगों तक और अपने उन साथियों तक जो नए लोग हैं, जो साहित्य को नए रूप रेखा के साथ सृजन करने में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।